हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि वानस्पतिक नामकरण के सिद्धांतों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी एमएससी के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए, जो सिस्टम यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को नाम देने के लिए उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में इवन अगर हम ह्यूमन में भी किसी बच्चे का भी नाम देते हैं तो उसको भी हम नामकरण संस्कार कहते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स का जब कोई नाम दिया जाता है तो उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो कि कुछ पर्टिकुलर रूल्स और प्रिंसिपल के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये जो है कैरोलस लीनियस के साथ ही स्टार्ट हो गया था। कैरोलस लीनियस जो हैं बहुत ही पुराने बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है बॉटनी के फील्ड के अंदर। तो जो नॉमेनक्लेचर है वो कैरोलस लीनियस के साथ ही स्टार्ट हो गया था। हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्लांट को अगर कोई नाम दिया जाता है तो वो नाम जो है उसमें 3 जो है स्पेशल या मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका जीनस, दूसरा होता है उसकी स्पीसीज और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है कि किसने उस प्लांट को ये नाम दिया है, यानी कि ऑथर का नाम वहाँ पर ऐड किया जाता है। जीनस और स्पीसीज का जो नाम है उसको अगर हम टाइप कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में टाइप करते हैं और अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं, क्वेरकस अल्बा एल। क्वेरकस अल्बा एल जो है ये एक नाम है जिसे हम वाइट ओक प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो क्वेरकस अल्बा में क्वेरकस जो है वो क्या है, क्वेरकस जो है वो इसका जीनस का नाम है। ठीक है, और एल्बा जो है स्पीसीज है इसकी, और एल्बा नाम जो है वो लैटिन में वाइट के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए जो है इसको एल्बा नाम दिया गया है क्योंकि वाइट ओक है। अब बात करते हैं ये एल जो इसके पीछे लगा हुआ है, ये एल जो इसके पीछे लगा हुआ है ये एक एब्रिविएशन है किसका, लीनियस का, क्योंकि ये नाम जो है इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसीलिए इसमें क्वेरकस एल्बा एल लिखा जाता है। ज़्यादातर जो स्पीसीज़ का नाम दिया जाता है वो उस पर्टिकुलर प्लांट के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेस पे दिया जाता है। जैसे एल्बा जो नाम इसको दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि इसकी बार्क या वुड जो है वो वाइट कलर की होती है। ठीक है, अब उसके बाद लीनियस ने तो ये नाम दिया, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन लीनियस के बाद जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर सामने आया या जो प्लांट्स को नाम दिया जाता था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत ज़्यादा वो रूल्स के अकॉर्डिंग होने लगा। पहले कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इसको कंट्रोल कर सके, लेकिन बाद में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि ICBN के नाम से एक कंप्लीट नॉमेनक्लेचर की रूल्स और प्रिंसिपल्स की लिस्ट आई, जिसके अकॉर्डिंग हमें अब प्लांट के नाम रखने होते हैं जिन्हें साइंटिस्ट जो हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग ही हम किसी प्लांट को नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम प्लांट की बात कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये रूल्स जो हैं वो ICBN के अंदर कंप्राइज किए गए हैं और ये इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के अंदर दिए गए थे, जो कि हर 6 साल में होती है और हर 6 साल में अगर ज़रूरत होती है तो इन रूल्स को रिवाइज किया जाता है, उसमें कुछ अगर अमेंडमेंट करने होते हैं तो वो किए जाते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो ICBN के 6 प्रिंसिपल जो हैं वो कोर हैं जो कभी नहीं बदलते। देखिए, पहला जो प्रिंसिपल है वो है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो वानस्पतिक नामकरण है वो जो यांत्रिक नामकरण है उससे अलग होता है। दोनों के जो नियम हैं अलग अलग हैं। तो जो बॉटनिस्ट हैं उन्हें सिर्फ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो करना है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए
कि किसी एनिमल या बैक्टीरिया का नाम जो है वो किन रूल्स को फॉलो करके रखा गया है। फिर दूसरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप, यानी कि जो नाम दिया गया है किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन से नॉमेनक्लेचर टाइप का यूज़ किया गया है। अब ये नॉमेनक्लेचर टाइप क्या है? देखिए, टाइप जो है एक फिजिकल स्पेसिमेन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर प्लांट का होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टाइप वर्ड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली टाइप इज़ अ फिजिकल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट। एक टाइप स्पेसिमेन एक हर्बेरियम शीट होता है जिसके ऊपर प्लांट लगा हुआ होता है, और उस जो ऑथर किसी प्लांट को अगर नाम दे रहा है तो वो उस टाइप स्पेसिमेन के बेस पर होता है और उस पर उस प्लांट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है। बहुत सारे टाइप जो हैं वो ICBN ने डिज़ाइन किए हैं। उन टाइप्स को हम देख लेते हैं। पहला टाइप है होलोटाइप, यानी कि हिंदी में कहते हैं नाम प्रारूप। ये जो है सबसे पहला वो स्पेसिमेन होता है, वो टाइप स्पेसिमेन होता है जो ओरिजिनल ऑथर ने तब तैयार किया होता है जब उसने किसी स्पीसीज को नाम दिया होता है। इसे सिंपल होलोटाइप को टाइप भी कहते हैं। दूसरा है आइसोटाइप, यानी कि जो होलोटाइप है उसका जो डुप्लीकेट स्पेसिमेन होता है उसे हम आइसोटाइप कहते हैं। तीसरा है लैक्टोटाइप, यानी कि चयन प्रारूप। ये वो टाइप होता है जो बाद में किसी रिसर्चर ने यूज़ किया होता है उस कंडीशन में जब या तो होलोटाइप डेजिग्नेटेड ना हो या फिर वो खो चुका हो या डिस्ट्रॉय हो चुका हो। तो जो बाद में रिसर्चर हैं वो आइसोटाइप, सिनटाइप या पैराटाइप में से किसी एक को जो है टाइप स्पेसिमेन मानकर उसे काम करते हैं। तो उस केस में उस स्पेसिमेन को क्या कहते हैं? लैक्टोटाइप। तीसरा है नियोटाइप, यानी कि नव प्रारूप। जब किसी ओरिजिनल ऑथर द्वारा जो भी स्पेसिमेन या टाइप स्पेसिमेन तैयार किए गए होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो गए हों या वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो, या हम कह सकते हैं कि वो अवेलेबल ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो बाद का रिसर्चर कोई नया स्पेसिमेन अगर तैयार करता है, नाम से ही पता चल रहा है ना, नियो यानी कि नव, तो नया टाइप स्पेसिमेन अगर कोई बाद का रिसर्चर तैयार करता है उस कंडीशन में जब पहले के सारे टाइप स्पेसिमेन नष्ट हो चुके हों तो उसे हम नियोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है सिनटाइप। सिनटाइप जो है वो क्या होता है? सिनटाइप जो है उस केस में यूज़ किया जाता है जब होलोटाइप ना हो या उसको डेजिग्नेट ना किया गया हो। इसके बाद है कोटाइप। कोटाइप या सह प्रारूप जो है बेसिकली ये एक पुरानी टर्म है जो कि सिनटाइप के लिए यूज़ की जाती है। प्रेजेंट में इसका कोई भी यूज़ नहीं किया जाता। पैराटाइप ये एक ऐसा स्पेसिमेन है जो कि टाइप नहीं कहलाता, लेकिन ये जो होलोटाइप है उसके साथ ओरिजिनल ऑथर द्वारा साइट किया हुआ होता है, साइटेशन इसका हुआ होता है, इसको हम पैराटाइप कहते हैं। इसके बाद है टोपोटाइप, यानी कि मूल स्थान प्रारूप। ये वो टाइप स्पेसिमेन होता है जो उसी नेटिव प्लेस से लिया गया होता है जिस प्लेस से होलोटाइप तैयार किया गया है, लेकिन ये जो स्पेसिमेन है वो सेम डेट पर नहीं लिया हुआ होता, अलग किसी और डेट पर इसको कलेक्ट करके बनाया गया होता है, तो इसे हम मूल स्थान प्रारूप टोपोटाइप या लोकोटाइप भी कहते हैं। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि जो प्लांट को नाम दिया गया है उसका जो नॉमेनक्लेचर किया गया है वो किस पे बेस्ड होता है? प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन की, यानी कि सबसे पहले जिसने उसको वैलिड पब्लिकेशन के अंदर पब्लिश किया है वही नाम जो है क्या होता है? वैलिड होता है। रूल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले किसी ने अगर कोई प्लांट को नाम दिया और उसको एक प्रॉपर वैलिड पब्लिकेशन में पब्लिश किया तो रूल ऑफ प्रायोरिटी वहाँ पर लगता है, और बाद में उस प्लांट को चाहे कितने भी नाम दिए गए हों वही नाम जो है माना जाएगा जो सबसे पहले दिया गया है। प्रायोरिटी जो है वो 1 मई 1753 को एक्सटेंड बैक की गई है। किसकी डेट है? ये कैरोलस लीनियस की जो स्पीसीज प्लेंटेरम है वो इस दिन पब्लिश हुई थी। तो इस दिन के बाद जो भी प्लांट को नाम दिए गए हैं 1 मई 1753 के बाद में जो भी नाम दिए गए हैं वो रूल ऑफ प्रायोरिटी को
फॉलो करते हैं। चौथा जो प्रिंसिपल है, ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विद अ पर्टिकुलर सर्कमस्क्रिप्शन, पोजीशन एंड रैंक कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम, द अर्लीस्ट दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड केसेस। इसका मतलब ये है कि किसी भी टैक्सोन या वर्गक को सिर्फ एक ही करेक्ट नेम दिया जा सकता है, और जो ये एक करेक्ट नेम इसको दिया गया है वो सारे के सारे ICBN रूल्स को फॉलो करके तैयार किया गया होता है, तभी मान्य होता है। नेम जो है, करेक्ट नेम हम किसे मानेंगे? करेक्ट नेम वो होता है जो इफेक्टिवली और वैलिडली पब्लिश किया गया हो, उसे ही हम करेक्ट नेम मानते हैं। इफेक्टिव पब्लिकेशन के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो इफेक्टिव पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी पब्लिश किया गया है उस प्रिंटिंग मैटर को, ठीक है, या तो सेल के द्वारा या एक्सचेंज के द्वारा या गिफ्ट के द्वारा या तो जनरल पब्लिक तक पहुंचाया जाए, या एटलीस्ट बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन और बोटेनिकल लाइब्रेरी तक पहुंचाया जाए जहां पर बोटेनिस्ट इजीली पहुंच सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो नाम लोगों को पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको पब्लिश करा दिया देन उसको किसी को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो भी करेक्ट नाम जो पब्लिश हुआ है, भले ही जनरल पब्लिक तक ना पहुंचे, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। वैलिड पब्लिकेशन जो है वो एक इफेक्टिव पब्लिकेशन की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ICBN द्वारा दिया गया है। कि ICBN ने कुछ लिस्ट दी है इफेक्टिव पब्लिशर्स की, उन इफेक्टिव पब्लिशर्स के अंदर ही अगर आप पब्लिकेशन कराते हैं तभी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने नाम दिया है वो लैटिन डायग्नोसिस होना चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में लैटिन में आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना जरूरी होता है, ठीक है। अब कई प्लांट, कई टैक्सोन के नाम जो हैं उनको एक से ज़्यादा इफेक्टिव पब्लिशर के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नामों से पब्लिश कराया गया है। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि जो ओल्डेस्ट एप्लीकेबल नेम होगा, जो कि इन रूल्स को फॉलो करता हुआ होगा, उस नाम को माना जाएगा, और बाकी जितने भी उसके नाम होंगे उनको उनका सिनोनिम मानेंगे, ठीक है। यदि एक ही नाम दो अलग अलग टैक्सा के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उस टैक्सा को वो नाम दिया जाएगा जो करेक्टली उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि वो उसी टैक्सोन को वो नाम दिया जाएगा जो कि उसके लिए सही है, या उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन जिससे पता चल रहा हो। बाद में अगर कोई नाम यूज़ किया जाता है तो वो इलेजिटिमेट यानी कि गैर कानूनी होता है। सारे के सारे नाम जो किसी पर्टिकुलर टैक्सोन के से एसोसिएट होते हैं उन्हें फॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि एक ही नाम जो है वो करेक्ट माना जाएगा, बाकी जो है आप लोकल लैंग्वेज में या उसको फॉर्मल रूप से यूज़ कर सकते हैं। पांचवा प्रिंसिपल जो है, साइंटिफिक नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। इसका मतलब यह है कि जो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर दिया गया है वो लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, ना कि उसके डेरिवेटिव यानी कि व्युत्पन्न के रूप में। और ये लैटिन लैंग्वेज में नाम जो देना है उसके लिए ICBN ने कंप्लीट ग्रामर या डिक्शनरी या लिस्ट दी है, जिसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर लैटिन नाम उसको दे सकते हैं। लास्ट प्रिंसिपल है, द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। इसका मतलब यह है कि जो टैक्सोनॉमिक रूल हैं वो पूर्वव्यापी हैं, रेट्रोएक्टिव हैं, यानी कि अगर कोई काम इन रूल्स के आने से पहले भी हुआ है तब भी ये रूल्स उनके ऊपर लागू होंगे। तो अब जब ये बात आती है तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, वो ये आती है कि भाई जो टैक्सोनॉमिस्ट पहले से काम कर चुके हैं उन पे कोई रूल कैसे काम कर सकता है, और अगर काम कर रहा है तो क्या टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं उनको अपने काम को रिवीजन करना होगा, या अपने जो भी उसने नाम दिया है उसको उसे रिवाइज करना होगा, दोबारा से उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि क्या होता है इसमें क्या होता है, जो भी नाम दिया गया है उसको फिर से री इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और ये री इन्वेस्टिगेशन जो है सबसे पहले जीनस से स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे पहले जीनस की डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं कि किस जीनस से वो प्लांट जो है वो बिलोंग करता है। ये जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, उस रिलेटेड जेनेरा के जितने भी टाइप स्पेसिमेन या मेंबर्स हमारे पास हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि क्या ये प्लांट जो है वो
कंप्लीट उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है क्या, वाकई वो उस जीनस के अंदर आ रहा है। एक बार जब जीनस डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके इंफ्राजेनेरिक टैक्सा को डिसाइड करते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो हैं सीधा ही स्पीसीज पर चले जाते हैं, जबकि कुछ साइंटिस्ट जो हैं सब स्पीसीज और वैरायटी लेवल पर उसको चेक करते हैं। एक बार जब स्पीसीज डिसाइड हो जाती है तब, यानी कि जीनस डिसाइड हो गया, स्पीसीज डिसाइड हो गई, यानी कि सीधी सी बात है कि उसको एक नाम मिल गया। तो जब नाम मिल जाता है तो उसके बाद उस स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है और उसके लिए उस जीनस से एसोसिएटेड जितने भी टाइप स्पेसिमेन हैं उनको फॉलो किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जब तैयार हो जाता है जिसमें नोमेनक्लेचर टाइप होता है, सिनोनिम्स की लिस्टिंग होती है, उनको करने के बाद उसे एक वैलिड साइंटिफिक पब्लिशर के पास पब्लिश होने के लिए भेजा जाता है। अब कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट के नाम हैं जिनका रिवीजन किया गया है, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है ऑथर क्या करता है, ऑथर जो है सारी की सारी स्पीसीज़ को, जीनस को चेक करता है और नाम को रिवाइज करके उसे पब्लिश करवाता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये एक प्लांट का नाम है, एक ही प्लांट का नाम है जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम दिया। जैसे हाइप्रिसियम हाइपरिकॉइडिस, लिनियस और क्रेंच ने 1766 में इसको नाम दिया। एस्काइरियम हाइपरिकॉइडिस, लिनियस ने 1753 में नाम दिया। यानी कि पहले जो है किसी प्लांट को एस्काइरियम हाइपरिकॉइडिस नाम जो है वो लिनियस ने दिया था, उसके बाद क्रेंच आए और उन्होंने उसको हाइप्रिसियम हाइपरिकॉइडिस नाम दिया। 1888 में एस्काइरियम क्रक्स एंड्रिए वैरायटी एंगुस्टिफोलियम नट नाम दिया गया। बाद में 1836 में एस्काइरियम लिनिफोलियम स्पैक नाम दिया गया। 1836 में ही एस्काइरियम ऑब्लोंगिफोलियम स्पैक नाम दिया गया। 1838 में एस्काइरियम मॉन्टोनियम रेफ नाम दिया गया। 1853 में एस्काइरियम प्लूमेरियरी बेटोल नाम दिया गया। फिर 1912, 36 एंड अगेन 36 में इसको अलग अलग नाम दिए गए। देखिए, अब लिनियस ने जो है सबसे पहले इस टैक्सोन पर काम किया था और इस टैक्सोन को क्या नाम दिया था, इसको एस्काइरम जीनस के अंदर रखा था और इसको नाम दिया था एस्काइरम हाइपरिकॉइडिस। कब दिया था, 1753 में, जो कि इस टैक्सोन का सबसे पुराना और वैलिड जो है नाम है। बाद में क्रेंच ने डिसाइड किया कि ये जो है वो इस एस्काइरियम जीनस से बिलोंग नहीं करता, ये हाइपरसियम जीनस से बिलोंग करता है और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, हाइपरिसियम हाइपरिकॉइडियस कर दिया। और क्योंकि नाम जो है स्पीसीज का तो लिनियस वाला ही है और इसके आगे क्रेंच का नाम भी ऐड हो गया। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर नेम है वो ये बताता है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो ऑथर के नाम लिखे गए हैं, लिनियस और क्रेंच। तो सबसे पहले जो स्पीसीज है इसका इस नाम का यूज किसने किया था, लिनियस ने किया था, इसलिए दोनों के दोनों ऑथर के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन क्रेंच ने इसका जो जीनस है वो चेंज कर दिया, इसलिए पहला नाम लिनियस का और दूसरा नाम क्रेंच का रखा गया है। बाद में जो अदर वर्कर्स आए उन्होंने इसको अलग अलग स्पीसीज और अलग अलग जीनस के अंदर रखा। लेकिन जो रिसेंट वर्कर हैं उन्होंने जब इस सबको वापस से री इन्वेस्टिगेट किया तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि ये सारे के सारे एक ही जीनस के अंदर आने वाले प्लांट है, एक ही प्लांट के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो जो नाम इसको फाइनल किया गया वो नाम था हाइपरिसियम हाइपरिकॉइडिस लिनियस क्रेंच। ये नाम जो है इसका फाइनल किया गया, यानी कि वापस से नियमों के अकॉर्डिंग नाम को री इन्वेस्टिगेट करके उसको वापस से नाम दिया जाता है। तो ये है जो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर हैं उसके बेसिक 6 प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग बॉटेनिकल नेम जो हैं वो रखे जाते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.